जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हर कार्यक्रम में नई नई शख्सियत से आपको मिलवाता रहता हूं। आज जिस शख्सियत से मैं मिलवा रहा हूं, आप सहारनपुर से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, जिनका नाम श्री गुलशन नागपाल है। और सबसे पहले मैं गुलशन जी का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलशन जी। धन्यवाद। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं और सहारनपुर की कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं। तो गुलशन जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप सहारनपुर में किस उद्योग से जुड़े हुए हैं? सहारनपुर में हमारे उद्योग का नाम रेनबो इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। ये पहले उद्योग हमने पेंट ब्रश से शुरू किया था, पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। फिर उसे पेंटिंग टूल्स तक ले गए, क्योंकि जैसे जैसे बदलता रहा पेंट इंडस्ट्री का समय, तो ब्रश से रोलर आए, रोलर से और जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको किया। आजकल हमने, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री सैचुरेशन पे है, तो बाथ इंडस्ट्री से हम जुड़े हैं। जो बाथरूम में एसेसरीज़ हैं, शावर्स हैं, टंकी हैं या और चीज़ें जो भी हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं रेनबो ब्रांड में। गुलशन जी, आप जब भारत का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो भारतवर्ष के बंटवारे के समय आप पहले पीछे से किस शहर के रहने वाले? सर, जैसी मुझे अपने बुजुर्गों से जानकारी मिली है, तो हमारा जिला लायलपुर हमारे फादर साहब बताते थे, और लायलपुर में शायद एक तहसील थी, झंग तहसील थी। वहाँ से कोई संबंध रहा है हमारा, मदर का या फादर का, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन ये बातें उनसे मेरी बहुत शेयर होती थी। लायलपुर जिला और झंग तहसील, वहाँ से आए थे हमारे पेरेंट्स। यदि आपको कुछ याद हो, आपके बड़े बुजुर्ग वहाँ पे क्या काम करते थे, किस व्यापार से जुड़े हुए थे, या नौकरी पेशा थे, या क्या काम था आपका? खेती थी? जो कहानियाँ हमने उनसे सुनी हैं, तो उनकी किराने का काम था। क्योंकि मेरे दादाजी और फादर सब बताते हैं कि मैं छुआरों की पूरी बोरी अपनी पीठ पर उठा लेता था, काजू इतने अन्य किलो बिकते थे, घी इतने अन्य किलो बिकता था, तो किराने का काम करते थे वो। किराने का काम, यानी कि उनका मेन काम किराने का था। जी। यानी कि दुकानदारी से जुड़े हुए थे। जी जी। होलसेल का काम भी हो सकता है उनका हो। अब ये मैंने बहुत डिटेल में, क्योंकि ऐसा ना सर कि छोटे होते हुए हमें ये कहानियां लगती थी सिर्फ, उस दर्द को अब हम महसूस ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। उस समय जब हमें बताते थे तो हमने कहा ये एक बार सुन चुके, हमारे लिए कहानी का पार्ट था। बच्चे का समझ का लेवल उतना डेवलप नहीं होता, तो ये हमने उस समय नहीं पूछा, हमें खुद ही नहीं पता था होलसेल क्या होता है, रिटेल क्या होता है। गुलशन जी, मैं भी वैसे, साडा परिवार भी लायलपुर ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਨੱਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ। जी जी, ये तो बहुत अच्छी, मुझे खुशी हो रही है इस बात से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ बोलने ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ है या ना नहीं ना ਹੁੰਦੀ? ना ना ना, आई प्रीफर पंजाबी, और जब मुझे कोई पंजाबी बोलने वाला मिलता तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता। मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ बोल ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ सब ਜਾਂਦੀ ਹੈ? सब 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 पंजाबी बोलते हैं। मेरे बच्चे जो अब आगे बेटा बहू वो नहीं बोलते, मैं और वाइफ आपस में पंजाबी बोलते हैं खूब, और पेरेंट्स से तो पंजाबी बोलती थी। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟਵਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ हैं। क्या ਤੁਸੀਂ मेरी ਗੱਲ ਨਾਲ सहमत हो? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है जो हम अपने आप को रिफ्यूजी कहते रहे हैं। जब बार बार कोई बात सुनी रहती है बचपन से, जब हम यहाँ आए तो लोगों ने हमें कहना शुरू किया कि ये रिफ्यूजी हैं, तो जो हमें पता चला हमने वो कहना शुरू कर दिया। हम रिफ्यूजी कहाँ से हो गए? हम दूसरे देश से तो आए नहीं, दूसरी स्टेट से आए नहीं, भारत का बंटवारा हुआ, हम अपने भारत में उस लाइन से इस लाइन में आ गए। बस जो लाइन खींची, जो उस समय लक्ष्मण रेखा तब के राजनीतिज्ञों ने खींची कि ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, तो हम तो उस रेखा से इधर आ गए। बस जो लोग इधर से जाने चाहिए थे, ये दुर्भाग्य है,
वो राजनीतिज्ञों का फैसला था, वो पूरे गए ही नहीं। वो गए नहीं, तो हम तो रिफ्यूजी नहीं हैं। जिसका नुकसान हम आज तक झेल रहे हैं बिल्कुल। कि जो लोग इधर से चले जाने चाहिए थे, या उधर से सब लोग आ गए, या जो नहीं आए वो या तो मार दिए गए या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये जो पार्टीशन था और जो पार्टीशन का दर्द हमारे बुजुर्गों ने झेला है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। राजनीतिज्ञों की अपनी ईगो थी। उस समय का इतिहास जो हमें पता है कि अगर ये पार्टीशन किए बगैर भी काम चल सकता था, और किया गया था तो और ढंग से किया जाता। हमारे लोगों को इधर कर दिया गया, जिसका हमें वो दंगे हो गए और जो दर्द हुआ और जो लोगों के हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, वो दर्द हमने झेला। उसका रीजन कोई अंग्रेज नहीं थे, उसका रीजन कोई मुसलमान नहीं थे, उसका रीजन एक पॉलिटिकल ईगो थी, महत्वाकांक्षाएं थी लोगों की। भाई पार्टीशन हो जाएगा तो ये भी एक प्रधानमंत्री और बन जाएंगे। जिन्ना जी की थी, और महात्मा गांधी जी ने उनको वो सपोर्ट किया और पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन में जो महात्मा गांधी को चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो हम सबको झेलना पड़ा। मैं समझता हूं कि जो महाभारत की कहानी है उसमें जितना कत्लेआम हुआ, उससे अगर दूसरे नंबर का कोई महाभारत हुआ तो ये पार्टीशन हुआ, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए। कितना बड़ा दर्द है। आज कहानियां सुनना, फिल्मों को देखना एक सिर्फ एक आर्ट का काम है, किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। उस दर्द को महसूस करना जो हमारे बुजुर्गों ने झेला है, वर्ड्स नहीं है। गुलशन जी, वैसे अगर देखा जाए तो तुसी या थोड़े बुजुर्ग जिसले बंटवारा होया और उसले वापस आए इधर की तरफ आए है, ते पहले केड़े शहर च रुके या सीधे सहारनपुर जाके बस गए, ते आने दे बाद इत्थे पहुंचने दे बाद उन्होंने की काम किया, किवें आप खड़े हुए, इस बारे में कुछ दसो। हमारा परिवार जो है सीधा सहारनपुर आया ट्रेन से वहां से, और आने के बाद जो उन्होंने हार्डशिप झेली बड़े लंबे समय तक, लगभग पार्टीशन से 10, 15, 20 साल बाद तक, हमारे पेरेंट्स, दादाजी, मेरे फादर साहब कपड़े की फेरी करते रहे। साइकिलों पर लेकर कपड़ा लेके गांव में जाते थे, जो सहारनपुर से काफ़ी दूर थे। ट्रकों पे बैठ के, कोई चूने का ट्रक मिल गया, कहीं चला गया, पहले साइकिल पे भी जाते थे। तो फेरी करके उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। फिर दुकान ली हमने कपड़े के, जब बाजार में एक दुकान ली उस समय 1965 में, तो उस दुकान से फिर कपड़े का व्यापार शुरू, जो आज हमारी पेरेंटल शॉप है, पेरेंटल प्रॉपर्टी। मतलब काफ़ी लंबे समय तक कपड़े का काम करन दे बाद तुसी इस जेड़ा हुण व्यापार कर रहे हो, इस व्यापार इस बाद आए? नहीं, मेरे फादर की वो दुकान आज भी है, मेरे ब्रदर बैठते हैं वहाँ पे। मैं बैंक में चला गया था, मैं रिटायर्ड हुआ 2020 में एज ए बैंक मैनेजर। तो उसके पीछे हमारे बुजुर्गों की मेहनत है, हमारे फादर का कितना संघर्ष था, जिन्होंने हमें पढ़ाने के पैसे नहीं थे, ट्यूशन के पैसे नहीं थे, हमें पढ़ाया, इस लायक बनाया कि हम बैंक में लगे। और बैंक में लगने के बाद हमने ये व्यापार शुरू किया इंडस्ट्रीज का। तो केड़े बैंक च नौकरी करते रहे? मैं सिंडिकेट बैंक में था, जो अब कैनरा बैंक है, जेड़ा कैनरा बैंक मर्ज हो गया। जी जी। कपड़े के व्यापार तो तुसी इस जेड़ा एट प्रेजेंट इंडस्ट्री लगाई है, ये तुसी लगाई या थोड़े फादर साहब ने लगाती? लगाई हमने, लेकिन इसके पीछे जो जेनेटिक उनका नशा था, उनका दर्द था, उनकी सपोर्ट थी, वही कारण है। हम लगाने वाले कुछ नहीं है। हम आज जो भी हैं उसके पीछे हमारा जो सपोर्ट है वो तो फादर्स का है ना, जो उन्होंने पेन झेला है, जिस परिस्थितियों में, जिन संघर्ष में उन्होंने हमें पाला परोसा और पढ़ाया। पढ़ाने की उनकी स्थितियां नहीं थी, वो खुद भूखे रह के उन्होंने हमें खिलाया, तो इसका क्रेडिट तो नहीं जाता। ये तो गल देखो ठीक है कि साडे बुजुर्गों ने ही जिहड़ी हिम्मत देखी है, हौसला है। इत्थे मेरे नाल कई लोकी जिन्होंने उन्हें आज 40-45 असी इंटरव्यू कर चुके हैं। कई लोगों ने कहा जी पंजाबियों दे विच हौसला सी, पंजाबी उत्थों जिसले आए है ते उन्हां दे कोल अपना हौसला सी। खाली हाथ जरूर आए लेकिन हौसला अपना नाल लियाए, अपना हौसला नहीं खोया। देखिए, मेरा मानना यह है कि हौसला भी आदमी में कब आता है, कमजोर से कमजोर आदमी को जब सामने मौत नजर आती तो उसका हौसला बन जाता है। हमारे बुजुर्गों के सामने अस्तित्व का खतरा था, करो या मरो। जब उजड़ के आप सड़क पे बैठ गए तो कुछ ना कुछ करना था, लेकिन उनका जज्बा था, वो किसी गलत डायरेक्शन में नहीं गए। आज पंजाबी कौम जहां खड़ी है वो अपने जज्बे के कारण खड़ी है। वहां से कोई गलत दिशा में चले जाते, नशे पकड़ लेते, हत्याओं में चले जाते, हिंसा करते, या उन्हीं छोटी मोटी चीजों में उलझ जाते, तो उन्होंने ये संकल्प शक्ति थी उनकी कि हम दोबारा खड़े होकर दिखाएंगे। और आज पंजाबी कौम वहां से बहुत आगे है पार्टीशन में जहां थी। यानी कि ये तुसी स्वीकार कर दो भाई पंजाबियों ने अपनी मेहनत नाल सारा कुछ किया है। बिल्कुल, उनका अपनी हिम्मत और हौसला, मेहनत और हिम्मत और हौसले के अलावा जो विषम परिस्थितियां थी। वैसे तो कोई भी बिजनेस कर सकता है कि पिता आपको अपने पुत्र को 5 करोड़ की इंडस्ट्री लगा के दे दे तो इंडस्ट्री चलानी मुश्किल नहीं है, लेकिन ना कैपिटल, ना लैंड,
ना कोई आइडिया, ना कोई बिजनेस की बैकग्राउंड, उसके बाद यहां तक पहुंचना। आज सहारनपुर की जहां तक बात करूं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो व्यापारिक समुदाय था जो वो प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो अधिकतर पंजाबी लोग खरीदते हैं। तो ये उनकी अचीवमेंट है बहुत बड़ी, ये उनके जेनेटिक चेंज है, क्योंकि अस्तित्व का खतरा था तो उनके हिम्मत, हौसला, सभी चीज उन्होंने पैदा कर ली। अगर आप में संकल्प शक्ति है तो आप पैदा कर सकते हैं। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। बिल्कुल सच है। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, इंज कभी नहीं किया। सिर्फ भीख मांगने की बात नहीं है, भीख मांगने को तो लिटरली आप कह सकते हो कि पैसे की भीख। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पॉलिटिकल रीजंस को अगर छोड़ दें, पंजाबियों ने कभी अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं कहा। मैं उन पंजाबियों की बात कर रहा हूं जो आप जिसे विस्थापित और पुनर्स्थापित कह रहे थे, जो जिन्हें रिफ्यूजी कह रहे थे, उन्होंने कभी रिजर्वेशन की मांग नहीं की गवर्नमेंट से, रिजर्वेशन से किसी विशेष अधिकारों की मांग नहीं की कि हम वहां से आए थे, हमें यहाँ उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा यहाँ क्लेम में मिल गया तो वहीं से उन्होंने गेम शुरू कर दी। तो भीख मांगना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने रिजर्वेशन तक नहीं मांगा, जो कि आम लोग, जो अमीरों को भी मिल रहा है, जो इकोनॉमिकली बड़े रिच हैं उन्हें भी मिल रहा है। तो पंजाबियों का हौसला और हिम्मत ही है। पंजाबियों ने क्यों नहीं रिजर्वेशन मांगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखो, रिजर्वेशन मांग के कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं तभी आप रिजर्वेशन की मांग करते। पंजाबियों ने अपने आप को इन्फीरियर ही नहीं माना, ये मैं उनकी हिम्मत की बात मानता हूं। अगर आप रिजर्वेशन की मांग करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को कमजोर समझ रहे हैं कि हमें ये फेवर किया जाए। उन्होंने ये शो कर दिया कि हमें फेवर की जरूरत नहीं है, हम जो कुछ करेंगे अपने गट्टों के बल पे करेंगे। दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय साफैब, क्राफ्टिंग योर ड्रीम्स। मिक्सन, ड्रीम इट, लिव इट। कार्यान, कमर्शियल रेजिडेंशियल वेयरहाउस। गुलशन जी, मेरे को इत्थे जिन्ने इंटरव्यू देने वाले आते हैं ਜਾਂ जिन्हां ਨੂੰ मैं आमंत्रित करना वा ਉਹ सब गाजियाबाद ਦੇ ਨੇ। गाजियाबाद ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ सहारनपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀ स्थिति है? सहारनपुर में पंजाबी बहुसंख्यक हैं और आज तक पिछले मेरे ख्याल 5-6 बार जितने भी विधायक बने हैं और इवन एमपी भी बने हैं, पंजाबी वोट वहाँ इफेक्ट करता है और पंजाबियों के बेस पे विधायक बनते हैं। वो अलग बात है कि बाद में वो सिर्फ पंजाबियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और पंजाबियों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते। वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन पंजाबी वहाँ जिसे चाहें वो जितवाते हैं, इलेक्शन उन्हीं की वजह से जीता जाता है। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ सांसद ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ? कभी नहीं मिली। नहीं, पंजाबी ही विधायक बने हैं, बनते ही पंजाबी ने। पंजाबी बने हैं विधायक। जगन्नाथ खन्ना बहुत पहले से विधायक बने हैं, अभी पंजाबी विधायक हैं। ਹੁਣ कौन है? ਹੁਣ राजीव गुंबर है पंजाबी विधायक। गुंबर जी? हाँ जी। अच्छा, गुंबर जी ਨੂੰ मैं जानना। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ अधिकतर भाजपा नाल जुड़िया है या दूसरे दल नाल जुड़िया है? देखो, पंजाबी तो शुरू से भाजपा से, पहले संघ से जुड़े हुए हैं, जनसंघ से। हम बचपन में अपने पिताजी के कंधों पे बैठ के शाखा में जाते थे। वो संघ ही फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी बना, जनता पार्टी से अलग हो गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ 80-90% पंजाबी जड़ा वे वो भाजपा नाल ही जुड़िया पहले सिरे से, पहले से। लेकिन मैं आपको साथ बात और कहना चाहता हूँ, विधायक भी पंजाबी के वजह से बनता है, एमपी भी बनता है और बहुसंख्यक भी हैं। लेकिन पंजाबियों के शोषण का कोई वहाँ किसी राजनेता ने आज तक चिंता नहीं की। जितनी हत्याएं वहां हुई हैं, जितने किडनैप हुए हैं, अगर सहारनपुर का इतिहास उठा के देखो तो पंजाबियों के लड़कों का हुआ। उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं छिड़ा, कोई किसी विधायक ने, किसी एमपी ने कोई ऐसा नहीं किया कि हाँ भाई पंजाबियों का शोषण हो रहा है। बस गए, अफसोस करके आ गए और कहने लगे जी बड़ा अफसोस है। इतना ही रोल रहता है विधायकों का, एमपी का। मतलब पंजाबी विधायक बनन दे बाद भी, पंजाबी सांसद बनन दे बाद भी पंजाबियों की मदद वास्ते कोई खड़ा नहीं होता। उसके कारण हम खुद पंजाबी लोग हैं। हम इलेक्शन हम करते ही हम क्रिया तक अटके हुए हैं कि हमारी क्रिया पे विधायक आ गया, हम बड़े हो गए। जब हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करते, हम उन्हें कहते नहीं है, उन्हें एहसास नहीं कराते कि आप क्या कर रहे हैं। आपको इसलिए बनवाया था। हमारी अपनी पंजाबियों की सोच यहाँ बहुत छोटी है। मैं अगर कहीं जाता हूँ, मुझे कोई गुलशन जी के नाम से बुला दे विधायक, हम इसी में चौड़े हो जाते हैं कि मुझे तो जानता है विधायक। जानने से काम नहीं चलता ना, कितनी आपके शोषण के खिलाफ वो आपके साथ खड़े हो पा रहे हैं। इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है सहारनपुर में पंजाबियों को। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1952 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਔਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ 10-15 ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ सीढ़ी निगम पार्षद है। ऐतकी एक पार्षद भी पंजाबी कोई नहीं। उसका कारण हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद पंजाबी हैं। हमारी सोच बिजनेस में, व्यापार में, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। हमारे में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे और गवर्नमेंट को अपनी प्रेजेंस का एहसास नहीं कराएंगे, और जब एक पंजाबी एक बार बन गया तो उसका कद इतना ऊंचा होना चाहिए, उसे अपना इतना काम करना चाहिए कि उसकी टिकट ना कटे। पंजाबी पंजाबी को काट रहा है तो लंबे समय तक तो चलेगा नहीं ये खेल। गवर्नमेंट ऊपर हाई कमान भी परेशान हो जाता है कि पंजाबी पंजाबी को काटता है, दूसरी कौम को दे दो ये टिकट। लेकिन एक चीज़ ये दसो कि भाई पंजाबी एक भाषा वे, पंजाबी कोई बरादरी तो है नहीं, बिल्कुल पंजाबी भाषा वे सिर्फ। और लोग बाग इस गल असी जिमें हुण कहने जी असी पंजाबी हाँ, असी पंजाबी हाँ, सानू भी टिकट मिलनी चाहिए है। और पहले पुछदे जी थोड़ी बरादरी की है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਤਾਂ है नहीं कोई, एक कितने तिकन थी। पंजाबी का मतलब तो पंजाब से आए हुए लोग हैं, पंजाब स्टेट से मतलब है। पंजाबी बोलते हैं, आज पंजाब में देखो तो सारे लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन वो सारे जो है बनिए भी पंजाबी बोलते हैं। तो ये कोई जाति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। बहुत सा हमें अपनी ऑरिजिन में जाके इस बात की खोज करनी चाहिए। कोई भी पंजाबी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इस बात की खोज करे कि यार हमारा ऑरिजिन क्या है, हम कश्यप हैं, अरोड़ा हैं, ये खत्रिय क्या खेल क्या है, कोई इस बारे में नहीं है। धन 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 किसी भी तरह से हो, धोखा हो, फरेब हो, ये गलत रास्ते में अगली जनरेशन चली गई है। हमें अपनी जनरेशन को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को ना भूलें, अपने इतिहास को ना भूलें और अपने इतिहास में जानने के लिए समय निकालें। क्योंकि देखो पंजाबी असी मैं तो घट्टो घट्ट मनना वा कि पंजाबी साडी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा साडी हिंदी है, लेकिन मातृभाषा साडी पंजाब है और जन्म स्थल ही साडी पंजाब है। तुसी इस गल नूं मनदे हो? बिल्कुल बिल्कुल। गुलशन जी ਤੁਹਾਡੇ व्यक्तिगत परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ इस वक्त कौन कौन हैगा? मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी 24 साल पहले। मेरी मदर अभी जो गई हैं 3 साल पहले। दादाजी मेरे 1982 में चले गए थे, लेकिन मैंने सबको अच्छी तरह संभला है। मेरे जॉब लगने के बाद मेरे दादाजी की डेथ हुई है। फादर तो मेरे अभी 2000 में गए हैं जब मैं 40 साल का था। मदर मेरी अभी गई हैं मेरे रिटायरमेंट के बाद। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? मेरा एक बेटा एक बेटी है। ਦੋਨਾਂ ਦੀ शादी हो गई? हाँ जी, दोनों की शादी हो गई। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? मेरा बेटा मेरे साथ इंडस्ट्री में है, हम दोनों इंडस्ट्री देखते हैं। मेरी वाइफ भी LIC से रिटायर हुई है, तो वाइफ भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। अच्छा। बेटी मेरी वहीं मैरिड है सहारनपुर में, वो भी पंजाबी गांधीज है। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ परेशानी है। ना 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 परेशानी मैंने कोई नहीं हैगी। प्रैक्टिस जो मर्जी तुम मेरे को पंजाबी बुलवा लो। मतलब प्रैक्टिस दे विच मैं ना पंजाबी, क्योंकि ज़्यादातर पंजाबियों दे रहना नहीं होंदा, बिजनेस विच आ गए ते गल्लां पंजाबी विच होनियां शुरू, हिंदी विच होनियां शुरू हो गईयां। बैंक विच रहने कारण डिफरेंट ओदे एरिया विच रहा मैं, जाट भी सी, गुज्जर भी सी, तो अधिकतर बोलना हिंदी विच हो गया। तो पंजाबी वो जिवें मूँह ते चढ़ जाती है ना, हिंदी मूँह ते चढ़ गई है। मैंने पंजाबी बोलने मैं ज़्यादा रैलिश करना वा। पंजाबी बोलने मज़ा आंदा है, अपनी एक फील आती है। सामने कोई पंजाबी बोलने वाला अगर बैंक में कोई गाहक आ जाता सी, इंज लगता सी कोई घर का बंदा आ गया। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ भी पंजाबी बोल लेंदी पूरी तरीके नाल? मेरी डॉटर इन लॉ और मतलब पंजाब की हैं, और मेरे मतलब बेटे की शादी पंजाब में हुई है। खन्ना के पास अमलो गांव है एक, देखिए है मेरा सारा अमलो से आई हैं, मंडी गोबिंदगढ़ के पास है वो। हाँ जी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी, सब पंजाबी साड़ी सूट सब पंजाबी पहनाते हैं। ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦਾ? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल बिल्कुल। जितने जाइए पहले पंजाबी ढाबे का बोर्ड वेखीदा। पंजाबी ढाबा हो चाहे बेंगलोर हो चाहे साउथ में जाओ, कितने पहले कहने वे पंजाबी ढाबा ते वेखो। ਘਰ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਸ਼ਰੌਂਠੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ 2 ਬਹਿਨਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 16-17 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਿਲਟਰੀ, ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਬੈਠੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ 60,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 6,000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਮਹਿਲਾएं। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਈਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਯਾਰ 1947 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਝੇਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ कि पंजाबी क्यों लिखते सी, मेरे फादर के दिल में कितना दर्द है। टाइम लगेगा। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के एपिसोड में मैंने आपको गुलशन जी से मिलवाया। आने वाले एपिसोडों में मैं और गाजियाबाद और बाहर से भी और शख्सियत से मुलाकात कराता रहूँगा। आप हमसे जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि चैनल सबसे पहले आपके सामने हो। हम पंजाबी चैनल में पधारने के लिए गुलशन जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप सहारनपुर से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सोनिहाल।